अब वो क्या करती थी लेडी, अपने घर से निकलती थी, एक गाड़ी उठाती थी और गाड़ी को वो मॉल में पार्क करती थी। तो वहाँ से वो टैक्सी लेती थी, एक दूसरी जगह पहुँचती थी, वहाँ पे बॉयफ्रेंड आया होता था, उसके साथ फिर वो ऐसी जगह जाती थी जहाँ पे जा ही नहीं सकती वो कभी। लेट्स सपोज एक हाई क्लास लेडी है, वो झुग्गी झोंपड़ी में जा रही है, ठीक है, तो मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। हाँ, सही बात है। सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि यार मेरी सिस्टर की शादी करनी है, उसके लिए लड़का देखा है। तो उन्होंने बायोडाटा दे दिया। बायोडाटा में लिखा हुआ है कि उसका पेट्रोल पंप है, उसका MBA किया हुआ है उसने और 2 कंपनी चला रहा है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो कंपनी जो थी 4-4 महीने पुरानी थी उसकी दोनों, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन में है। हमारे साथ है राहुल राय गुप्ता जी, जो कि एक डिटेक्टिव हैं और 7,500 से ज़्यादा केस ये हैंडल कर चुके हैं, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज समझेंगे इनकी लाइफ और इनके केसेस। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये हम बहुत ही एक अलग टॉपिक पे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आई एम श्योर, क्योंकि आपके पास जो केसेस हैं पर्सनल लाइफ से लेके ऑफिस के केसेस को लेकर कॉर्पोरेट लाइफ भी आपने लोगों की स्पाई करी है। जी जी। तो आज हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि ये आप कैसे इस प्रोफेशन में आए और ये सब कैसे हुआ स्टार्ट। जब मैं 17 साल की उम्र में था तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, कुछ बनने के लिए निकला था मैं दिल्ली, और मैं बेसिकली कुछ और बनना चाहता था, बट मेरे को मौका नहीं मिल पाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं वापस जाऊं अब अपने घर, या क्या करूं या कुछ और करूं। तो फिर मुझे एक न्यूज़पेपर दिखा, और न्यूज़पेपर में एक ऐड थी जिसमें डिटेक्टिव्स के बारे में लिखा हुआ था कुछ। और हम बचपन से ही नावल पढ़ने के शौकीन थे, डिटेक्टिव्स के ऊपर नावल पढ़ते थे, ख़ास करके वीर प्रकाश शर्मा जी के नावल पढ़ते थे। तो उनके नावल पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए, कॉलेज में गए, तो उसमें जब डिटेक्टिव्स के बारे में जिक्र आता था तो कभी हमें लगता था, फैसिनेट लगता था कि भाई हम डिटेक्टिव बन सकते हैं क्या। तो लेकिन जब वो ऐड देखी मैंने, अब मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं हमेशा शुरू से ही थोड़ा पॉजिटिव माइंड का रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने ट्राई किया, उनको टेलीफ़ोन किया मैंने, वहाँ पे टेलीफ़ोन था, STD बूथ पे गया, वहाँ से टेलीफ़ोन किया, तो उन्होंने बुला लिया मुझे, साउथ दिल्ली में उनका ऑफ़िस था। मैं गया और वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई तनख्वाह वगैरह तो देंगे नहीं हम आपको, आप कहाँ रहते हो बताओ, क्या ख़र्चा आपका। तो उस समय मैं किराया देता था करीब 550 रुपया पर मंथ का, हॉस्टल का ख़र्चा था मेरा। और उन्होंने कहा भाई ये पैसा दे देंगे आपको, हॉस्टल का किराया दे देंगे, और सामने हलवाई की दुकान है, वहाँ पे 3 टाइम का आप खाना खा लो, और बस का पास बना के दे देंगे। तो मुझे लगा कि अब दिल्ली में रहने का ठिकाना तो मिल गया मेरे को, खाना पीना भी बढ़िया, खाना पीना भी मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फिर मैंने शुरुआत की, वहाँ पे मैंने काम किया, और पहला ही केस मेरे को जो उन्होंने दिया वो फॉलो करने का दिया। किसी लेडी को फॉलो करना था अपना चिड़ियाघर में, वो किसी लड़के से मिलने जाती थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, मैरिड थी वो, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो पहला केस ही मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने उनको फॉलो किया। जो मेरा मतलब मैं नॉवल से सीखा था, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, मैंने सारी अप्लाई की कि कैसे छुपना है उनसे, कैसे बचना है। अब तो एक्टर भी बढ़िया हो गया, अब कैसे एक्टिंग करनी है कोई देख ले, कितना दूरी बना के रखनी है, तो ये सारा प्रैक्टिकली इससे केस से पहले कभी आपने करा नहीं था? नहीं, इससे पहले नहीं, ये पहला केस था मेरा। अच्छा। तो लेकिन क्योंकि वो एक डिटेक्टिव वाला माइंड था कि भाई मैंने नावल पढ़े हुए हैं, उसमें जो उनका करैक्टर है वो कैसे काम करता है, और किस तरीके से फॉलो करता है, किस तरीके से पता लगाता है चीज़ों को, तो उस तरीके से मैंने फॉलो किया। उनकी फ़ोटो वगैरह भी खींची, और उस समय तो मोबाइल होते नहीं थे, उस समय तो हमारे पास कैमरा दिया होता था छोटा सा, तो कैमरे से हम फ़ोटो खींचते थे। तो जब मैंने उनको लाके दी सारी रिपोर्ट, फ़ोटो वोटो लाके दी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई पहला केस था तुम्हारा, तुमने सक्सेसफुली हैंडल किया। तो उन्होंने बड़ा शाबाशी दी, 100 रुपया इनाम भी दिया। अरे ठीक है। उस टाइम पे 100 रुपये तो बहुत, 100 रुपये बहुत बड़ी, आप समझ लो कि 550 रुपये अगर किराया था, हाँ। तो 100 रुपया मिल गया। मतलब आप आज की डेट में 50,000 किराया होगा उस जगह का,
ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको समझ लो उस टाइम के हिसाब से आपको मिल गया, तो 10,000 रुपये काफ़ी होता है, ठीक है ना, आज की डेट में 10,000 रुपया एक अच्छा खासा इंसेंटिव के हिसाब से बड़ा होता है, मतलब अमाउंट। तो वो मिला मेरे को, मैं खुश हुआ बड़ा, और फिर इस तरीके से मेरा। तो कभी ऐसा हुआ कभी किसी ने देख लिया हो आपको कि आप फॉलो कर रहे हो किसी को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज तक जितने भी मैंने खुद केस हैंडल किए हैं, और पहले 5-6 साल तो मैंने फील्ड में बहुत काम किया, अलग अलग एजेंसीज़ में भी काम किया, और दिल्ली से बाहर भी काम किया, पूरी इंडिया में मैंने काम किया। लेकिन जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली तो फिर मेरे पास फील्ड एजेंट थे, तो वो काम करते थे, मैं उनको सुपरवाइज़ करता था। तो लेकिन जो मेरे पुराने क्लाइंट थे वो चाहते थे कि मैं ही काम करूं केसेस पे। तो आज भी जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं खुद भी काम करता खुद जाते हैं उनके लिए फील्ड वर्क करने। सर अब तो आपको लोग देख लेंगे पॉडकास्ट के बाद आपको। नहीं, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। अच्छा, गेटअप चेंज करते हो आप? हाँ हाँ, बियर्ड चेंज कर लेते हो, और अपने हाँ, कैप पहन लेते हो, इस टाइप क्या से कुछ? नहीं, विग रखी हुई है मेरे। विग वगैरह? हाँ, विग वगैरह लगा रखे, 3-4 अलग अलग विग रखी हुई है। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, तो हम जाते हैं तो उस तरीके से कर लेते हैं। कोई अभी आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास करीब 100 के आसपास लोग हैं, जिसमें से 80 के आसपास फील्ड एजेंट हैं जो अलग अलग एरियाज़ में, जैसे बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कोलकाता में काम कर रहे हैं, और जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो 20 एक लोग मेरे पास ऑफिस का स्टाफ है। अच्छा सर, जैसे पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करने वाले केसेस भी आप लेते हो, तो सबसे कम एज ग्रुप के आपके पास कौन से केसेस आते हैं? मतलब कौन सी एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास? 18 साल के बच्चे की मेरी गर्लफ्रेंड को टेस्ट कर लो, बॉयफ्रेंड को टेस्ट कर लो, या इन्वेस्टिगेट कर लो, ऐसा भी होता है? 20-22 साल के बच्चे भी आ रहे हैं? 20-22 साल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के लिए आते हैं। कैसे? जो हाई क्लास सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, तो माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो 20-22 साल के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप के बारे में पता चले कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। हम उनसे टाइम मांगते हैं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, बात नहीं करते हमसे। तो बच्चे आपको अप्रोच करते ठीक हैं? है, तो बच्चे अप्रोच करते हैं। तो वो पकड़े जाते हैं माँ बाप उनके? हाँ, आप क्लियरली बता देते हो आपके पापा ये कर रहे हैं, आपकी हाँ, मम्मी? क्यों नहीं बताएंगे। तो सर अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसमें ऐसा भी होता है कि वो लोग अपने मतलब वर्क लाइफ में बिजी हैं, या फिर किसी और? वो एक्चुअली क्या है कि जो लोग हमारे पास आते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा डाइसी उनको लगता है, तभी वो हमारे पास आते हैं। अगर उनको नहीं लगेगा तो वो आएंगे क्यों हमारे पास। तो कहाँ टाइम बिता रहे हैं माँ बाप जहाँ यहाँ टाइम नहीं दे रहे? जो अभी हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, वो पति जो फादर है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, जो मदर है वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ है, कहीं और है, तो वो अपना सर टाइम। कोई केस, कोई ऐसा कोई केस आपके पास आया कोई बढ़िया? सेम टाइम पे पकड़ा हो? नहीं, मैंने जो केस किया था अभी पीछे, उसमें 18-20 साल का उनका 2 बच्चों का रहा होगा एज, बहन भाई थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर पे टिकते नहीं हैं, ख़ास करके वीकेंड्स के ऊपर। तो उसके बारे में आप बताओ कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सो दैट हम उनके साथ बैठ के बात कर सके कि भाई हमें भी तो टाइम दो। वीकेंड पे तो घर पे रहे, वीकेंड पे बच्चे बाहर जाते हैं, मिडिल क्लास या हाई क्लास माँ बाप बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो वो फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया था, तो वो हमें पता चला कि भाई जो फादर साहब है उनके, वो जा रहे हैं, उनकी एक गर्लफ्रेंड है उसके फ्लैट में जा रहे हैं, उनके साथ शॉपिंग कर रहे हैं, उनके साथ मॉल में घूम रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो उनको बता दिया हमने। तो बाद में उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा वो दिला भी रहे हैं उतार भी रहे हैं। तो लाइक तो इस तरीके से होता है। थोड़ा और ओल्ड एज ग्रुप का भी है, जैसे कि अराउंड मैक्सिमम कितने, जैसे कि 60-70 इस उम्र तक भी चलता है कुछ? हाँ, इस उम्र में भी चलता है। प्यार मोहब्बत तो कभी भी हो सकता है। क्या केस है, कोई केस? मतलब उसमें कुछ निकला तो नहीं था। एक हमारे पास केस आया था, पर्सन की एज 60 साल होने वाली थी, तो उनकी वाइफ को लगा कि भाई ये सरकारी जॉब करते हैं और पहले ये 5:30 बजे आ जाते थे घर पे, अब ये आते हैं 8 बजे, 8:30 बजे। 2.5 घंटे जा कहाँ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? 2 महीने हो गए, 60 साल की मैं उम्र। पूछ के थक गई हूँ, बताते नहीं है मुझे। अच्छा, बताते भी नहीं? बताते नहीं है मेरे को। और 4 पता नहीं 6 महीने रह गए थे उनकी रिटायरमेंट को, तो
हमने कहा ठीक है जी, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब पहली उसमें हमें लगता है कि हाँ भाई कोई अफेयर हो सकता है, कि भाई 2-2.5 घंटे कहाँ बिताते हैं, बंदा बता भी नहीं रहा। तो जब हमने उनको फॉलो किया, देखा कि क्या कर रहे हैं वो, उनकी मूवमेंट चेक की, तो पता चला वो जर्मन सीखने के लिए मैक्स मूलर हाउस में जाते हैं। कनॉट प्लेस में एक मैक्स मूलर हाउस है, तो वहाँ पे जर्मन सिखाई जाती है। जर्मनी ने बनाया वो, जर्मन गवर्नमेंट ने। तो उनके जो बेटा था और उसकी बहू थी वो जर्मनी में रहते थे। तो उनका प्लान था कि जब हम रिटायर होंगे तो हम जर्मनी जाके बस जाएंगे। और बंदे ने सोचा कि मैं जब जर्मनी जाऊंगा तो वहाँ पे जर्मन बोलूँगा तो अपनी वाइफ को मैं सरप्राइज दूंगा। ठीक है, तो वो मैटर निकला। तो कितना प्यारे अंकल है बताओ, और बीवी शक कर रही है। सही में। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब हमने ये रिपोर्ट दी उनको, तो वो रिलैक्स भी हो गए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने, मतलब गलती क्या थी कि उनको भाई बता नहीं रहे थे, तो उनको जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो डाउट होना ही था। अब जो थोड़े प्रोग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं, जो डिटेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, जो इस तरीके की चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो हमें अप्रोच कर लेते हैं। जो नहीं जानते वो फंसे रहते हैं अपने चीज़ों में। इस केस में आपके पास बाद में रिपोर्ट आती है, मतलब जैसे वाइफ ने इन्वेस्टिगेट किया हस्बैंड पे, तो उन्होंने उनको बताया कि मैं आपको इन्वेस्टिगेट करवा रही थी, आपको ये सब बात मालूम पड़ती है बाद? जनरली हम अपने क्लाइंट को थोड़ा बोल देते हैं कि भाई देखो, आपका रिश्ता इतना प्यारा चल रहा है, तो आप कोशिश मत करना कि कभी बताओ उनको, क्योंकि हम क्या है, हम ऐसे इंसान हैं इंडियन जो होते हैं, हम सच्चाई कबूल नहीं करना चाहते। ठीक है, हमें लगता है कि भाई हमें क्यों इन्वेस्टिगेट किया गया। ठीक है ना, तो हम किसी को इन्वेस्टिगेट करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। कोई कैड़ा फजीता तो हुआ होगा आपके आगे कि भाई इसको पता लग गया, इसको पता लग गया, और आपने सच्चाई बता दी तो आपस में लड़ने लग गए, कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। या हुआ तो आप निकल गए होंगे वहाँ से, अपना देखते रहो, जो करना करो। हुआ तो होगा एक तो। नहीं, जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसमें वाइफ का एक अफेयर था, और जो हमारे क्लाइंट थे वो एक सरकारी जॉब में थे, और वो उनका अफेयर पकड़ नहीं पा रहे थे। और उन्होंने मतलब खुद से कोशिश की होगी पहले फॉलो करने की, तो बीवी को पता चल गया कि मेरे को फॉलो किया जा रहा है। तो अब हमारे पास आए, तो हमें बता दिया उन्होंने आराम से कि भाई ये चीज़ है, वो बड़ी चालाक है, वो पता नहीं चलने देती। अब वो क्या करती थी लेडी, अपने घर से निकलती थी, एक गाड़ी उठाती थी और गाड़ी को वो मॉल में पार्क करती थी। तो वहाँ से वो टैक्सी लेती थी, एक दूसरी जगह पहुँचती थी, वहाँ पे बॉयफ्रेंड आया होता था, उसके साथ फिर वो ऐसी जगह जाती थी जहाँ पे जा ही नहीं सकती वो कभी। मतलब लेट्स सपोज एक हाई क्लास लेडी है, वो झुग्गी झोंपड़ी में जा रही है। ठीक है, तो मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। हाँ, सही बात है। उस केस में पहले तो हमें कई दिन लग गए उनका मतलब पैटर्न समझने में। तो जब पैटर्न समझ में आया तो फिर हमने अलग अलग टीम डिप्लॉय की इस केस पे। तो फिर हमने कहा पहले तो उस जगह का पता करें, यहाँ पे इनका मतलब लव हट बना हुआ है। ठीक है, तो फिर काफ़ी दिन लगे हमें, करीब 1 महीना लगा, उनका लव हट पता कर लिया हमने। अब वो लव हट ऐसा था कि आप उनको फॉलो ऐसे करके उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप उनका प्रूफ नहीं ले सकते। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा यार अब कुछ और करना पड़ेगा। हमने उसी झुग्गी में सामने वाली झुग्गी किराए पे ले ली। अच्छा। ठीक है, किराए पे ली, हमारे बंदे वहाँ पे रुके। ठीक है, एक कपल बन के गए और वहाँ पे रुके, और जिस दिन वो आए तो उस दिन लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट को पहले बता दिया था कि भाई लाइव रिपोर्ट देंगे आपको, आधे घंटे का हम न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ तो आपको हम जो है आधे घंटे का विंडो देंगे, इस आधे घंटे के अंदर अंदर आपने आना है। और क्योंकि हमें जो हमने देखा था उनका पैटर्न, उसमें पता चला कि 1.5 से 2 घंटे वो वहाँ पे रुकते हैं। वो कभी कभी रोज का जाना नहीं, था रोज का नहीं था, वो बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन, मतलब उनका कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि अभी जाना है, जब मूड करा मिल लिए वो जब मूड करा तो चले गए। डिपेंड करता है मतलब उनके ऊपर कि भाई वो कैसे जाना चाह रहे थे, बट कितनी बार करना चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो हमने फिर झुग्गी में उनको पकड़ा वहाँ पे। तो झुग्गी में लाइव रिपोर्टिंग चल गई। क्लाइंट जो है अपना कैमरे शैमरे लेके गया वहाँ पे। ठीक है, हम बाहर से रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको बताया पहले कि भी आप कैमरे वैमरे लगा लेना, हिडन कैम भी लगा लेना,
और अपना जो अपना ये बड़ा कैमरा होता है वो भी रख लेना, 2-4 कैमरे रख लेना और लेडीज़ को साथ ज़रूर लेके जाना, ठीक है ना, ताकि उनकी लाइव रिकॉर्डिंग हो जाए कि कहाँ पे हैं वो। तो उस तरीके से हमने वो ऑपरेशन किया था। बाद में उनको डिवोर्स भी मिल गया, तो उस बिना पे मिल गया इन सारी चीज़ों की वजह से कि भाई वो गाड़ियाँ चेंज कर रही है, टैक्सी में जा रही है। तो वो कोर्ट को बताने के लिए बहुत अच्छा मसाला था कि भाई देखो जो वाइफ है वो किस तरीके से अफेयर को मतलब हाइड करके रख रही है, किस तरीके से वो बेवकूफ़ बना रही है अपने हस्बैंड को कि गाड़ी भी चेंज करके जा रही है। तो वो कॉन्स्पिरेसी हो गई किस्म से। तो जज को भी लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि गाड़ियाँ चेंज करके ऐसे जा रही है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था बेसिकली। जज भी कह रहा बताओ झुग्गी में जा रही है। जज ने आपको तो नहीं हायर कर लिया कि यार तुम तो बड़े कमाल का काम करते हो, जरा ये नहीं, चेक हमारा करो। तो नाम नहीं जाता ना जज के पास, तो हम तो प्रूफ दे देते हैं। अब प्रूफ वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उनके लॉयर का कि काम। हमने ये इकट्ठा करा। बट ऐसा कभी सच में ऐसा हुआ है कि लॉयर मतलब वाया किसी ने पूछा हो कि यार ये कैसे करा इन्होंने, मेरे घर का भी चेक करवाओ जरा, जैसे नॉर्मली जाता है नहीं, कि रेफरल आ गया हो? मतलब हमें नहीं पता चलता कि इन्होंने कैसे पता कराया या नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करेगा कि मेरे बारे में कैसा पता चला, मेरे बारे में कैसे इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने, कौन था इसके पीछे या क्या था। तो जनरली डिटेक्टिव्स से लोग थोड़ा सा ये भी रहते हैं कि भाई दूर ही रहो, नहीं तो पता नहीं क्या कर देगा ये। तो मतलब जल्दी से मतलब पंगा नहीं लेने पसंद करते, तो वो एक मतलब फेयर एडवांटेज मिल जाता है हमें। ऑल राइट सर, सबसे इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं। आपकी लाइफ का अगर इंटरेस्टिंग केस सुनते ही कोई एक केस ध्यान में आता हो, क्योंकि देखो जनरली जैसा हमने भी मूवीज़ में देखा है या तो पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ना या एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़ना, ये तो चलो यूजुअल आपका रूटीन है, जैसे आपका फर्स्ट केस भी यही था। बट कोई अनोखा ही अलग ही केस आया हो आपके पास? जब मैं अपना कैरियर की शुरुआत की और मैंने अपनी एजेंसी की शुरुआत की 1999 में, तो उसके बाद 2008 में मेरे को एक ऐसा मौका मिला। मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था। 2008 में मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठा, बेंगलोर गया था। तो उस समय मुझे एक सरकारी एजेंसी ने केस दिया था, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो एक दुबई से लड़की भाग के, शेख की लड़की थी, वो इंडिया आ गई थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो शादी करा रहे थे। तो वो इंडिया भाग के आ गई थी। तो हमें पता चला कि वो इंडिया में कहीं पे है। तो बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला वो बेंगलोर में है कहीं पे। तो मैं वहाँ पे करीब 4 दिन रहा था। तो वो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो वो कैफ़े वगैरह में आती थी मेल करने में, क्योंकि सरकारी काम था वो और गवर्नमेंट की तरफ से सर उसकी डिटेल में बताओ क्यों इंटरेस्टिंग था, क्या था आपका टास्क, क्या था, आपको क्या करना था? वो मतलब यूएई गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को वो केस दिया था कि इस लड़की को ढूंढना है यहाँ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो केस लिया था अपने हाथ में, दिल्ली की एजेंसी को दिया था केस, सरकारी एजेंसी को। और उन्होंने मेरे को हायर किया था कि आप वहाँ पे बेंगलोर जाओ और आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि पुलिस अगर जाएगी या वो जाएगी तो वो अलर्ट हो जाएगी पुलिस की प्रेजेंस देख के अपने आसपास। तो आप सीक्रेटली इसको जाके करो। तो मैंने वो सीक्रेटली जाके किया था। वहाँ पे जो कैफ़े बने हुए थे, तो कैफ़ेज़ के ऊपर हमने बग लगाए थे कैफ़ेज़ के अंदर, यहाँ से कि हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से मेल कर रही है, कहाँ से वो मतलब कोरस्पॉन्डेंस कर रही है उस समय, क्योंकि मेल वेल बहुत चलता था। तो उस तरीके से हमने उसको आइडेंटिफाई किया था और 72 घंटे के अंदर अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था उसको। और फिर हमने अपनी जो एजेंसी थी उनको बता दिया था। तो वो मेरा पहला बाहर का एक इंटरेस्टिंग केस था, बड़ा केस था। तो आप इसको इंटरनेशनल केस भी कह सकते हो बेसिकली। और सर कोई बड़े बिजनेसमैन का कोई केस है आपका, जैसे अंबानी टाइप्स, ऐसा कोई कि किसी को फॉलो करना हो और उसका भी बड़ा कॉन्वॉय हो कि भाई उसे भी लोग पीछे गार्ड भी हैं, ये भी हैं, फिर उसको वो सब देखने के बावजूद भी आपको फॉलो करना है? ये मैं जब फ्रीलांसिंग करता था तो मेरे को एक बार जो मेरे बॉस थे उनका सुबह सुबह पेजर आया। उस समय पेजर चलते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाब से गाड़ी आएगी, ये नंबर की गाड़ी है और इसको फॉलो करना है और इसको देखना है ये कहाँ कहाँ जाता है। दिल्ली में, तो दिल्ली आ रहा है वो पंजाब से। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सिंधु बॉर्डर पे चला गया अपनी स्कूटर उठा के
और उन्होंने गाड़ी का नंबर मेरे को जो बताया था, तो एक गाड़ी आई वहाँ पे और उसमें जैसे कॉन्वॉय का है वो पूरी 3-4 गाड़ियों का रीला था उनका, उसमें से एक गाड़ी थी जिसका उल्टा नंबर था जो मेरे पास था। अच्छा। तो अब मैंने सोचा यार, अब क्या होता है हम जैसे लोगों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि हमें ना सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है। उस समय हम बीच में झूल नहीं सकते कि भाई छोड़ दें या क्या करें। अगर या तो छोड़ दें या तो कर लें, फिर अगर हम बीच में रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अपना सिक्स सेंस मेरी काम की, मैंने कहा नहीं यार यही गाड़ी हो सकती है, कहीं नंबर देने में उनसे गलती हुई है। तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। जब मैं फॉलो कर रहा था तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे स्टेन गन वाले लोग बैठे हुए हैं और बहुत मतलब 3-4 गाड़ियाँ थी उनकी। तो फॉलो तो कर लिया मैंने, बट अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था कि इनको पता चल गया तो बड़ा दिक्कत होगी। तो फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, अब ये मेरी इन्वेस्टिगेटिव स्किल की परीक्षा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चलने देना। तो फिर मैंने फॉलो किया उनको, प्रॉपर किया, पूरा दिन फॉलो किया। वो कोई मिनिस्टर था पंजाब का एक्चुअली, तो उनको हमने फॉलो करना था। वो कोर्ट केस था उनका कोई दिल्ली में, 30 हज़ारी आए हुए थे। तो हमने उनको फॉलो किया प्रॉपर, किस वकील से मिले, कोर्ट में क्या हुआ, वो सारा हमने देखा, रिपोर्ट की अपने बॉस को। और उस तरीके से शाम को 7-8 बजे जब वो वापस गए तो सिंधी बॉर्डर पे उनको वापस छोड़ दिया हमने। अच्छा, तो बॉर्डर टू बॉर्डर फॉलो करा आपने? हाँ, बॉर्डर टू बॉर्डर फॉलो किया, मतलब पूरी दिल्ली। और इस केस में जहाँ आपके पास परमिशन नहीं है, सपोज वो जैसे कोर्ट में गया, किसी वकील से भी मिले, आपके पास परमिशन नहीं है वहाँ जाने की, तो आप कैसे जाते हो अंदर? परमिशन तो कभी होती नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर हम डिटेक्टिव्स के बारे में इंडिया का लॉ की बात करें तो ये ग्रे एरिया में आता है बेसिकली। तो ना तो ये लीगल है ना तो ये इनलीगल है। तो हम अपने तरीके से काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लॉ ब्रेक ना करें, लॉ के अंदर रह के काम करें, सो दैट किसी गवर्नमेंट एजेंसी को भी दिक्कत ना हो हमारे से। और जो हम रिपोर्ट ले रहे हैं, अगर हम वो क्लाइंट को दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो अगर उस रिपोर्ट को या उस इन्फॉर्मेशन को या उन प्रूफ्स को कोर्ट में भी सबमिट करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा, तो उस तरीके से हम थोड़ा सा देख के चलते हैं इस मामले। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आपको अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी आप चले गए क्योंकि मुझे जानना है इस बंदे के बारे में? आप चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बन के चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगा करके या कुछ। सर, आप जिसको अप्रोच करते हो, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसके आगे आप एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर बन के भी जाते हो उनकी लाइफ? हाँ, उसमें हम डुकाए कस्टमर बोलते हैं उसको, तो उसमें जाते हैं हम, उसमें स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि वो हमारा एक मतलब टूल है, इन्वेस्टिगेटिव टूल है, तो उसको हम मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। और आपने वो हिडन कैमरास जो बटन पे कैमरा होते हैं, पेन पे, या माइक्रोफोन्स वगैरह, ये सब भी आप यूज़ करते हैं? हाँ, यूज़ करते ऐसा कोई हैं। केस बताओ जहाँ पे इसकी बहुत आपको नीड थी और आपने यूज़ करा और फिर चीज़ें मतलब सॉर्ट हो गई? कोई केस बताओ ऐसा कुछ और पेचीदा हो जो कैमरेस की मदद से आप सॉल्व कर पाए? स्टिंग ऑपरेशन का कुछ लाइव एग्जांपल कुछ? नहीं, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे कंपनीज़ के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी सामान ख़रीदा जाता है वेंडर से, तो वो परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू ख़रीदा जाता है। वहीं से उनकी प्रपोजल आता है, कोटेशन आती है, वहीं से अप्रूवल होता है, बॉसेस से अप्रूवल लिया जाता है। तो परचेज डिपार्टमेंट वाले कई बार, सभी तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक करप्ट होते हैं। करप्ट इन द सेंस कि वो वेंडर से फेवर ले लेते हैं, पैसों की या और चीज़ों की, तो फेवर ले लेते हैं। तो कंपनी को जब ये पता चलता है, कहीं ना कहीं से उनको भनक लगती है, तो वो हमसे संपर्क करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई ये सच है या नहीं है। तो उस पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हिडन कैमरास होते हैं। तो हम वेंडर बन के उन परचेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना प्रपोजल देते हैं कि भाई ये आपको कट दे देंगे 10%, 5% या 2%, जैसा भी होता है। तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं फिर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मतलब जिसमें हम काम करते हैं इस तरीके से। सर, अब ज़रा उन्हीं केसेस पे आते हैं, चीटिंग और घर तोड़ना जुड़वाने के रिश्तों पे, मतलब केसेस पे। तो उनकी थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में कोई केस वेस बताओ सर, एक्स्ट्रा मैरिटल का आजकल क्या चल रहा है सोसाइटी में, किस तरह के केसेस क्या कह के लोग आपके पास आ रहे हैं मोस्टली? तो केसेस तो बहुत चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के, सभी दोनों तरफ से। हस्बैंड का भी अफेयर चल रहा है, बीवी का भी अफेयर चल रहा है। ज़्यादा कौन कर रहा है? ज़्यादातर मुझे लगता है लेडीज़ के, आज की डेट में लेडीज़ के अफेयर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, उसका कारण है कि लॉ, क्योंकि आदमी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है कि अगर वो चीटिंग कर रहा है
और उसकी बीवी को पता चल गया तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। 125 जो अभी पहले कानून था पुराने वाला, तो उसमें वो केस कर देगी मेंटेनेंस का, 498A का केस कर देगी वो दहेज का, तो उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। या अननेचुरल सेक्स का केस कर देगी, जो कि प्रूव नहीं होता कभी, लेकिन वो केस कर सकती। बट ऐसा है कि अगर फीमेल ने वो एलिगेशन लगा दी हाँ। तो आपको सजा मिलेगी? नहीं, ऐसा सजा नहीं, नहीं, मतलब सजा सुनवाई हो, केस रजिस्टर हो जाएगा, केस सुनवाई रजिस्टर हो सकता है, कोर्ट जा सकते हो आप, कोर्ट जाना पड़ सकता है, आपको वकील करना पड़ेगा, आपको ये समझ लो कि आप एक लीगल चक्कर आप फंस गए चक्कर में। तो इसलिए लड़के लोग डर रहे हैं या मर्द डर रहे हैं? हाँ, तो वो लेडीज़ के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर उसका अफेयर चल रहा है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान मर्द बेसिकली डर में नहीं कर रहा चीटिंग, ये कह रहा हो? ऐसा कह सर सकते ये तो आपने बोलकर बढ़ावा दे दिया, लेडीज को बढ़ावा मिल गया। नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी जैसे हमारे पास केसेस आते हैं कि किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई, ठीक है, तो अब वो हमसे पूछते हैं कंसल्टेशन के दौरान कि भाई हमारे पास लीगल रेमेडी क्या है, हम लीगली क्या कर सकते हैं। अब वो पुलिस के पास भी जाते हैं, पुलिस पूछती है अच्छा आपकी बीवी कितने साल की थी। अब जाहिर सी बात है कि वो अडल्ट ही रही होगी, 20-22 साल की, 25 साल की, 35 साल की रही होगी, तो पुलिस वाले वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं करते। वो पुलिस वाले कहते भाई वो तो अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे उसमें। अब अगर गलती से वो रजिस्टर कर भी ले पुलिस, उसको इन्वेस्टिगेट भी कर ले, या हमारे थ्रू उसका पता भी चल जाए कि वो कहाँ पे है लेडी, तो उसको वापस लाने की कोशिश भी हो जाए, तो अब लेडी क्या बयान देगी कि मेरा पति तो मुझे मारता था जी, अब तो मैं खुश हूँ, मैं क्यों वापस आऊँ। तो अब कानून ये कहता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती वापस नहीं ला सकते, ख़ास करके लेडी को। तो इस वजह से जो है लेडीज़ को कानून का डर नहीं है, आदमी को कानून का डर है। तो थोड़ा सा ये मतलब अगर किसी की वाइफ चीट कर रही है तो क्या वो इस बेसिस पे अगर उसे छोड़ना चाहे कि बीवी से कहे मैं तलाक दे रहा हूँ तुम्हें, और बीवी ना एक्सेप्ट करे तलाक, तो बीवी उल्टा केस डाल सकती है पति को इस रीजन को देते हुए कि ये चीट कर रही है, डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकता? ऐसा है? नहीं, डिवोर्स फाइल कर सकता है। जो डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं उसमें एक ग्राउंड अडल्ट्री का है, तो अडल्ट्री यही है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है वाइफ का। तो अगर ये प्रूव कर देता है वो कोर्ट के अंदर कॉन्टेस्ट के दौरान, तो उसको डिवोर्स मिल सकता है। अच्छा, हाँ। बट अगर बीवी ने कुछ और एलिगेशन लगा दी? नहीं, वो अलग चलते रहेंगे। डिवोर्स का केस तो उसको फ्रेश अलग से डालना पड़ेगा। लेट्स सपोज बीवी ने 125 का केस डाला है, मेंटेनेंस का केस डाला है, या दहेज का केस डाला है, वो अलग चलेगा। लेकिन अगर पति ने मतलब डिवोर्स का केस इस बिना पे डाल दिया कि मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे डिवोर्स दिलाया जाए, तो अगर पति इसको प्रूव कर देता है कोर्ट के अंदर कि उसका डिवोर्स चल रहा है, तो उसको डिवोर्स मिल सकता है। सर किसी केस के थ्रू समझते हैं आपके पास कोई आया हो केस, फिर आपने पूरी इन्वेस्टिगेट की हो? मेरे पास फरीदाबाद का एक केस आया था। एक हमारे फौजी भाई थे, उनके बेटे की बहू थी, एक स्कूल में टीचर थी वो, तो उनका अफेयर चल रहा था। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनको पता नहीं था कि अफेयर चल रहा, लेकिन उनकी बातचीत से उनकी मतलब एक अनसेटिस्फेक्शन थी लेडी को घर में रहते हुए, तो वो झगड़ा करना, बातचीत में थोड़ा एक दूसरे को टॉन्ट मारना, वो चीज़ें चल रही थी। तो उनको लगा कि भाई ये ऐसा एकदम से क्यों कर रही है, तो वो हमारे पास आए कि भाई इस तरीके से चल रहा है माहौल, हमें पता नहीं है, तो आप पता करके बताओ कि चल क्या रहा है। तो जब हमने उस लेडी को इन्वेस्टिगेट किया, उसको फॉलो किया, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया, तो हमें पता चला कि इसका अफेयर चल रहा है, जो हमने क्लाइंट को रिपोर्ट किया। तो लेटर ऑन क्लाइंट ने वो कोर्ट में फ़ाइल किया केस। तो कोर्ट के अंदर फिर ये चला मामला, उनकी वीडियो भी आई, फ़ोटो भी आई, और हमने देखा कि वो जिस लड़के के साथ अफेयर में उसको शॉपिंग भी करा रही है। तो हमने वो बिल भी निकाले दुकान से, तो बिल भी निकाले, वो भी सबमिट किए कोर्ट के अंदर। मेरी क्योंकि वो एक बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे थे आर्मी में, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप विटनेस दे दो, तो मैं मतलब हालांकि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसी केस में विटनेस बनूं, बट उस केस में मुझे लगा कि ये सच में विक्टिम है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं कोर्ट गया, मैंने विटनेस दी, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई, 1-2 घंटा हमने बहुत बहस की सामने वाले वकील ने। तो बट मैंने अपना जो डिफेंस मजबूत रखा, तो
तो वो केस जो क्लाइंट जीत गया था। आपके पास उस टाइम पे वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स भी थी उनकी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो वीडियो वो आपने हिडन कैमरा से शूट की थी? वो तो हमने नॉर्मल कैमरा से शूट की थी उसमें, क्योंकि हिडन कैमरा जो है वो बहुत पास से काम करता है, बहुत दूर से काम नहीं करता है बेसिकली। तो हिडन कैमरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हर केस में यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। बट सर जैसे इसी केस की अगर बात समझे, और वो स्कूल की टीचर थी, तो उनका अफेयर भी स्कूल में ही किसी के साथ? नहीं, वो बाहर था केस। अच्छा, तो अगर कोई किसी से नॉर्मली मिल रहा है किसी इंसान से, वो वाईफाई वाला टाइप का था। तो आप ये मेक श्योर कैसे करते हो कि इनका अफेयर ही चल रहा है? उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। जनरली जो अफेयर में लोग होते हैं एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, एक दूसरे की कमर पे भी हाथ रख लेते हैं। तो आप बहुत इजीली, अगर आप उस पेशे में हो, क्योंकि हम इस पेशे में हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई दो लोग बैठे हैं तो इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में खालिस दोस्ती है या इनके बीच में अफेयर है या किस तरीके का रिश्ता हो सकता है, तो आइडिया लग जाता है। जब आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हो, कंटिन्यूसली उनकी चीज़ें देखते हो, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ जाती हैं जिससे कि आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ ये अफेयर चल रहा है। और आप ऐसे केस में सोशल मीडिया भी चेक करते हो? सोशल मीडिया चेक करते हैं, हैक नहीं कर पाते हम, क्योंकि वो परमिशन नहीं देता लॉ हमें। और लेकिन हम जो उनका पब्लिक प्रोफाइल है, तो पब्लिक प्रोफाइल में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, और कौन आपको लाइक कर रहा है आपकी पोस्ट को ज़्यादातर, और कौन आपको कमेंट कर रहा है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपका मतलब टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन को चेक। तो अगर बहुत बारीकी से उस पर नज़र डाली जाए तो काफ़ी कुछ, वो भी आपका सोशल मीडिया आपके बारे में बता देता है काफ़ी कुछ। तो आप लाइक्स पोस्ट पे किसका कमेंट ज़्यादा है, फ्रीक्वेंटली किसके ज़्यादा है, ये सारा देखते हो? ये सारा, उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं हम। जो हमारी रिसर्च टीम है ऑफिस में काम करती है, रिसर्च एनालिस्ट हैं जो, वो पूरा इसके ऊपर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को कि कौन इसको देखेगा, कौन क्या काम करेगा। बट इन द केस किसी की प्रोफाइल अगर प्राइवेट है, फिर कैसे पता लगा? उसमें नहीं पता चलता। फिर हम क्या करते हैं कि उनके दोस्तों की प्रोफाइल देखते हैं, उनके दोस्त कितने हैं, तो उनके दोस्तों की प्रोफाइल देखेंगे, उसमें हमें कुछ मिल सकता है, वो देख लेंगे हम। क्योंकि हो सकता है कि उनके 4 दोस्त हों, 4 में से 2 की प्राइवेट ना हो प्रोफाइल, तो उसमें से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मतलब एक तरीका है ये पूरा, मतलब प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक तरीका, एक जरिया है जानने की। तो शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो चलो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गए कि शादीशुदा हो गए, इंटरेस्ट लूज़ हो गया, और फिर पता चल गया वाइफ को या हस्बैंड को कि यार घर में ना चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप इस पे चेक करो। एक होता है कि रिश्ता आया कहीं से, जी जी, बिफोर मैरिज, तो वो चेकअप करवाते, तो वो उसका कोई केस आया आपके पास, क्या सीन है उसका? देखिए, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं ज़्यादातर अपने आप को प्रमोट भी कर रहा हूँ या लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, एजुकेट भी कर रहा हूँ, वो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने जितना रिसर्च किया है अभी रिलेशनशिप को लेकर के, आप यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे, अमेरिकन कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो डिवोर्स रेट है वो 40 से लेके 50% तक है। मतलब 100 शादियाँ होती तो 50 डिवोर्स हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो ऐसा होता है रात को उन्होंने नशे के उसमें आके शादी कर ली चर्च में जाके, और सुबह जाके उन्होंने मजिस्ट्रेट से डिवोर्स ले लिया। तो इस तरीके के केसेस भी रहते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डिवोर्स लेना, पहले शादी करना बड़ा टफ़ है और उसके बाद डिवोर्स लेना बड़ा टफ़ है। तो इसलिए मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि आप सबसे पहले प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन करा लो, या आप खुद जांच लो। जब आप 100% कंफर्टेबल हो जाओ कि आपका पार्टनर जिससे भी आप शादी करने वाले हो वो सही है आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, और आप एक दूसरे को समझते हो अच्छा, तभी आप शादी करो। ऐसे जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल देखा है आपने कि लड़के लड़की को मिलाया, 1-2 मीटिंग कराई, उसके बाद पूछ लिया कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो हम लड़की के मन की बात जानना नहीं चाहते, लड़के के मन की बात नहीं जानना चाहते। माँ बाप को ये होता है कि भाई दोनों परिवार अच्छे हैं,
ठीक ठाक हैं, कंपेटेबल हैं, तो शादी कर दो इनकी। जबकि इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा दो लोगों ने साथ में रहना है, तो उनके मन आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी कंपेटिबिलिटी होगी या नहीं। अब कंपेटिबिलिटी, अभी मैंने एक बुक लिखी है, वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो उसमें जो मेरा 25 साल का कैरियर है उसमें मैं प्री मैट्रिमोनियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं, जितना मैंने देखा है, कि एक आपकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति नहीं है तो प्यार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्यार है वो रिस्पेक्ट से पैदा होता है, ठीक है। और दूसरी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी पार्टनर के साथ। सम टाइम क्या होता है कि आप दोनों डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक दूसरे के साथ निभा लोगे। तीसरा है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के 3 पार्ट है। पहले है सोशल कंपैटिबिलिटी, दूसरा है आपका फिज़िकल कंपैटिबिलिटी, तीसरा है मेंटल कंपैटिबिलिटी। अगर ये कंपैटिबिलिटी आपकी बनती है तो मुझे लगता है मैरिज सक्सेस हो सकती है। तो आप ये चीज़ें भी जज सर कर मैं लेते तो हो? केस पूछ रहा था सर कोई केस, वही आप केस बताओ। कंपैटिबिलिटी तो मैच होती रहेगी जिसकी होनी है। हाँ, केस जनता को मसाला चाहिए। आपके पास कोई आया हो, उसने बोला हो कि मैं यही शादी से पहले। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। शादी से पहले बहुत सारे केसेस आते हैं, नॉर्मल होते हैं कि भाई हमारे पास क्लाइंट आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी और उन्होंने शादी करनी है नहीं करनी है हमें पता भी नहीं चला कि उन्होंने किया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब डिफरेंट बनाते हैं उसको। मेरे पास एक केस आया, लड़की की उम्र 32 साल थी और लड़का चंडीगढ़ में रहता था। अच्छा। तो उसके भाई ने मुझे अप्रोच किया कहीं से नंबर लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की जो है क्योंकि 32 साल की है तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं कि भाई 32 साल की क्यों हो गई लड़की। तो मैंने कहा भी पढ़ाई वगैरह ही कर रही है, शादी कोई यदि दिक्कत क्यों थोड़ी नहीं है। हुई। अच्छा, आपको सर आप रीज़न मांगते हो आपको इन्वेस्टिगेट कराना क्यों है? हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि उनके मन की बात जान ले कि वो क्यों कराना चाहते हैं, हमारे पास आए क्यों वो। तो वहाँ पे था रीज़न कि 32 साल की लड़की हो चुकी है, शादी क्यों नहीं इसके अभी तक? उनका एक ही पॉइंट था कि 32 साल की लड़की हो गई है तो इसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये हमने जानना है। तो मैंने कहा भी मैं तो ओवरऑल बताऊंगा भैया आपको, मेरा काम है डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो है ओवरऑल सफाई करेगा चीज़ों की, ठीक है ना। तो आपने तो ये बता दिया, ये तो बताऊंगा, इसके साथ 4 चीज़ें और भी बताऊंगा। अब उन्होंने मेरे को एक एड्रेस दिया, लड़की का नाम दिया, जो भी डिटेल देनी थी दे दी। अब हमारी टीम लड़की के घर के आसपास पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे उसका घर ही नहीं है। पहली बात तो जो उनको बताया हुआ है जो लड़के वालों को बताया हुआ घर ही नहीं है वहाँ पे, बताओ। ठीक है। तो उनको हमने रिपोर्ट किया वापस कि भाई यहाँ तो घर नहीं है। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो यही है, आप प्लीज़ करो कोशिश। तो फिर हमने दोबारा दूसरी टीम भेजी जो सर्च करती है और अच्छे तरीके से। तो उन्होंने उसका घर पता लगा लिया, सेम मोहल्ले में था, कहीं और था, थोड़ी दूर था, 3-4 किलोमीटर अलग था। तो घर पता लगाया तो घर में पता लगा कि वो लड़की रहती नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा, कहाँ रहती है? वो अलग रहती है कहीं पे, कहाँ रहती है वो पता नहीं। मॉम डैड यहाँ रहते हैं? मॉम डैड यहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा यार लड़की नहीं रहती, अब क्या करें, ठीक है। अब कहते यार आप पता करो इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो हमारी वो स्टिंग ऑपरेशन की बात थी, तो हमने उनके फादर से बात करना, मैंने कहा डायरेक्ट फादर को अप्रोच करते हैं। उसके फादर को अप्रोच किया, कोई कवर स्टोरी बना के। क्या बनाई आपने कवर स्टोरी की, क्या बोला आपको? वो नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो कवर स्टोरी बनाई, उसके फादर को अप्रोच किया, लड़की के बारे में बात की। तो फादर ने क्या बताया जो रिकॉर्डिंग में था हमारे पास, क्योंकि हम फ़ोन रिकॉर्ड करते उस समय जब हम इंक्वायरी करते, तो उसके फादर ने बताया कि मेरी बेटी की शादी जो है आज से 8 साल पहले हुई थी, उसके एक बच्चा भी है अभी, ठीक है, और वो अब घर से अलग रह रही है, जो बच्चा है वो हमारे साथ रह रहा है। अच्छा, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा धोखा था ये, ठीक है। उसने घर से भाग के शादी की, जो हमें बाद में पता चला, उसने घर से भाग के शादी की लड़के के साथ, वो उस लड़के के साथ भी नहीं रही और बच्चा पैदा किया उसने, वापस आ गई और वो अब अलग रह रही थी, ठीक है। तो अब ना तो बच्चे का पता, ना घर से भाग के शादी का पता, ना ये पता कि डिवोर्स हो गया। अब अगर उधर मैरिज हो जाती तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ हो जाती, ठीक है ना। तो हमने सारी रिपोर्ट दी। अब लड़का क्योंकि थोड़ा सा 2-3 महीने से बातचीत कर रहा था लड़की से, तो वो थोड़ा प्यार में आ गया लड़की के। तो वो कहता नहीं जी मैं करूँगा तो इससे करूँगा, मतलब मेरे को तो ठीक लग रही है ये, कोई बात नहीं, अगर कर भी ली तो क्या हो गया, ऐसे ही होते हैं लड़के, ठीक है। तो अब उसके भाई ने बोला कि यार ऐसे तो ठीक नहीं है, तो अब क्या करें, कोई प्रूफ दो। फिर हमने उसका जो सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया निकाला उसका। अब वो
एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करती थी। अच्छा। हमने कहा चलो इसको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। अब हमारी टीम ने उसको अप्रोच करना शुरू किया कि हम चलो एक पॉलिसी निकालते हैं। पॉलिसी के लिए उसको कॉल किया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। उसको अलग अलग नंबर से हमने 3-4 दिन अलग अलग टाइम पे फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हमने उसको मैसेज ड्रॉप किया कि हमें एक पॉलिसी लेनी है आपसे, हमें पता चला है कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो और पॉलिसी निकालनी है, तो आप हमसे बात कर लो, ठीक है। उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और को ट्राई कर लो। तो जब हम सोशल मीडिया उसकी देख रहे थे तो हमें पता चला कि इसको इंसेंटिव में सिंगापुर का ट्रिप भी मिला हुआ है, तो इंसेंटिव उसी को मिलता है जो बहुत काम करता है। तो हमने कहा यार ये तो फ़ोन भी नहीं उठाती, तो ये काम क्या करती है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो फिर हमने क्या किया कि उसके सोशल मीडिया से उसकी जो पुरानी कंपनीज थी वो निकाली, उनसे फिर हमने बात की। अब उसमें एक बंदा हमें मिल गया, कहता जी मैं पैसे लूँगा, मेरे पास उसकी एक वीडियो है। वो मेरे ऑफिस में काम करती थी और हमारे पीएन के साथ उसका सेक्स करते हुए वीडियो है। और ठीक है, पीएन के साथ? हाँ। बाप रे। तो हमने कहा भाई कितने पैसे लोगे आप? तो वाईफाई वाला ही हो गया। वाईफाई वाला हो गया, ये बड़ा कॉमन है वाईफाई वाला मामला। ठीक है। तो कुल मिला के फिर हमने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इनके पास है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप देख लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट दे दी है, इतनी रिपोर्ट काफ़ी है बच्चे को समझाने के लिए। फिर उसने कहा यार आप समझाओ। फिर उसके भाई से मैंने बात की, उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि उसने ये झूठ तो हमने पकड़ लिया, उसने और क्या झूठ बोले हैं आपसे ये तो नहीं पता ना। ये तो शादी वाला झूठ बहुत छोटा झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, बच्चा भी है। सही बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो क्यों उसने अलग हुई, पहले क्यों शादी की उसने, तो पता नहीं है इस चीज़ का। तो आप इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अभी तो हमने थोड़े से पैसे लेके 35-40 हज़ार रुपये लेके आपका काम कर दिया, लेकिन जब आप पोस्ट मैट्रिमोनियल लेके आओगे तो वो 2-4 लाख रुपए आपके खर्च होंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है, आप दुखी और होगे। उसने आपके फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई देखो लड़कियां ऐसे ऐसे झूठे केस कर देती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का केस कर देगी, कल को दहेज का केस कर देगी, अननेचुरल सेक्स का केस कर देगी, फिर आप क्या करोगे। जब उसको समझाया फिर समझ गया वो। तो उसके 2 महीने बाद एक केस हमारे पास और आया उन्हीं का, एक लड़की का, और तो उसको इन्वेस्टिगेट किया हमने, तो वो लड़की अच्छी थी, तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट चली गई, तो उनकी शादी हो गई। अच्छा, चलो बचा लिए एक लड़के को आप। कितना टाइम देते हो सर आप एक क्लाइंट के पीछे, कितने दिन? जनरली 2 हफ्ते के आसपास, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इंक्वायरी है, कितना क्या करना है उसके अंदर। तो 2 हफ्ते मिनिमम मान के चलो, 2 हफ्ते में काम हो जाता है जनरली। कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी लड़के को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? अभी तो आपने केस बताया, आप लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जी जी। कोई केस आया हो कि किसी लड़के को इन्वेस्टिगेट करना, फिर आपने उसको स्पाई किया हो? प्री मैट्रिमोनियल में मेरे पास सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे, मेरे जानकार थे थोड़े वो, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि यार मेरी सिस्टर की शादी करनी है, उसके लिए लड़का देखा है, और आप जो है इसके बारे में थोड़ा पता लगा लो कि ठीक ठाक है या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बायोडाटा दे दिया। बायोडाटा में लिखा हुआ है कि उसका पेट्रोल पंप है, उसका MBA किया हुआ है उसने, और 2 कंपनी चला रहा है। तो इस तरीके की एक पिक्चर बनाई हुई है उसकी, जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि भाई जो पेट्रोल पंप है बंदे का, एक अच्छा रिश्ता है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो कंपनी जो थी 4-4 महीने पुरानी थी उसकी दोनों, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ROC में कोई पेपर फाइल नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें काम नहीं हुआ कोई, इवन बैंक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था उनका। तो हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया यहाँ पे। तो हमने कहा चलो अब पेट्रोल पंप को देखते हैं। तो पेट्रोल पंप को देखा तो पेट्रोल पंप उसका था ही नहीं, पेट्रोल पंप उसके चाचा का था, जो 15-20 साल पहले अलग हो गए थे। मतलब उसका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं था उस पेट्रोल पंप पे। और फिर हमने कहा चलो अब एजुकेशन भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन में हमने उसके एक कज़िन को पकड़ा, उसके होम टाउन जाके कज़िन से इंक्वायरी की, एक कवर स्टोरी बना के। तो उससे पता चला कि वो कवर स्टोरी का कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई भी कवर स्टोरी कई बार हम ऐसे बना लेते हैं कि भाई इन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है, तो हमने मतलब इनको वेरिफिकेशन है उस चीज़ की, ठीक है, इन्होंने बिज़नेस लोन अप्लाई किया हुआ है,
अच्छा। उस तरीके का, मतलब इस तरीके की कोई भी कवर स्टोरी बना ठीक लेते है, हैं। तो क्या पता चला? तो पता चला वो 12th पास है बंदा, पूरा? तो वो कभी कॉलेज भी नहीं गया इवन। तो हमने रिपोर्ट बना के भाई साहब को दी, और जब उनको पता चला तो वो फैल गया, कहता यार किसने पता किया, गोली मार दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार, अब कहते यार क्या करें। मैं कहा भाई आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपको झूठ बोला इसने, अब देखो क्या करना है आपने, तो आपका अब कॉल है कि आपका आपने क्या डिपार्टमेंट है, करना। देखो अब। अब मेरा तो काम ख़त्म हो गया, मैंने आपको सच्चाई बता दी। तो शरीफ आदमी थे कुल मिला के, ठीक है सीबीआई में थे लेकिन बढ़िया इंसान थे, शरीफ थे। अब हर तरीके के लोग होते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से फिर वो केस ख़त्म हुआ हमारा। सर कुछ साइबर क्राइम भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और लोगों की वीडियो फ़ोटोएँ भी लीक हो रही हैं उस वे में भी, और पैसे वैसों का स्कैम भी हो रहा है, तो उस वे में भी आपको लोग अप्रोच करते हैं? मतलब साइबर क्राइम के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। किस तरह के? अभी मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी, उसकी कुछ फ़ोटो वायरल कर दी उन्होंने, मतलब जैसे डीप फेक होता है, डीप फेक बना करके जो अभी चल फ़ोटो, रहा है आजकल, जो आजकल चल रहा है कि भाई सेलिब्रिटीज की फोटोज, हाँ जी, फेस यूज करने किसी और की body फेस, पे। हाँ फेस यूज़ कर लिया उसका और बॉडी किसी और की है, तो वो एक किस्म से न्यूड फ़ोटो बना दी, और वो फ़ोटो जो है टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू फैला दी इधर उधर। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट की, हमने भी उसके ऊपर काम किया। तो टीम के साथ मिलके उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया सारा कुछ, और वो हमने फिर करा के उनकी फ़ोटो वगैरह डिलीट कराई सिस्टम से। इंस्टाग्राम को हमने अप्रोच किया, और कुछ जो पॉर्न वेबसाइट्स थी उनके ऊपर भी उनकी फ़ोटो चली गई थी, तो उनके साथ हमने मतलब कोरस्पॉन्डेंस किया, उनको बताया कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, ऐसे हमारी क्लाइंट की फ़ोटो है, तो आपने अनऑथराइज्ड आपने यूज़ की हुई है उनको फ़ोटो को, तो उनसे परमिशन लेके, उनसे लेटर वेटर लिखवा के, तो वो हमने सारा उनका डिलीट करवाया वहाँ से। सर ये वाला केस कितना लंबा चलता है, जैसे आप ऐसी वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट ये करते 2 हैं? महीने चला था केस। तो ये इंस्टाग्राम वगैरह अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों का? नहीं करते हैं। उनके पास एक्चुअली क्या है कि टीम तो है, बट केसेस इतने हैं उनके पास कि वो नहीं कर पाते। इसमें मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर है, वो कर नहीं पाती, मतलब सीरियस नहीं है गवर्नमेंट को उसको लेकर के, कि किसी की फ़ोटो आ रही है, कुछ आ रहा है। अब देखा जाए तो इंस्टाग्राम कोई पॉर्न साइट तो है नहीं। अब इंस्टाग्राम पे आप हर तरीके का स्टफ़ देख सकते हो, आपको पॉर्न चीज़ें भी मिल जाएंगी, न्यूडिटी बहुत मिल जाएगी आपको। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, बट अब गवर्नमेंट का एजेंडे में नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती उसको, तो इस वजह से नहीं होता। जितना वो साइबर क्राइम की टीम बनाई हुई है, साइबर वाले, आपको पता है पुलिस वाले कैसे बात करते हैं लोगों से, तो उस तरीके से वो रिस्पांस देते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले यही लगता है कि भाई फ़ोटो आपकी फ़ेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि भाई आप ही ने खींच के डाली होगी फ़ोटो, आपके पति ने डाली होगी। अब वो पति को अक्यूज़ बनाते हैं। अगर एक लड़की थाने में चली जाए कि भाई मेरी फ़ोटो ऐसी वायरल हो रही है जी, ये मेरी फ़ोटो नहीं है, सबसे पहले वो कहेगी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, पति है तुम्हारा, तो पति को पकड़ेंगे या बॉयफ्रेंड को पकड़ेंगे, उन्हीं के ऊपर डाउट करेंगे। और अगर कोई फ़ोटो टेक डाउन करनी है पॉर्न साइट से, उसमें कितना टाइम लगता है, वो कितने इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसी sites? वो जनरली क्या है 1-1.5 महीने में कर लेते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी साइट है, कौन सी कंट्री की साइट है, वो कितना आपकी कंप्लेंट को सीरियसली लेते हैं, तो उस तरीके से होता है। मतलब इसको हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो साइबर क्राइम जो होता है इंडिया में टीम है, पुलिस की टीम है, तो वो उनको अप्रोच करती है, तो उनके थ्रू उसको डिलीट कराया जा सकता है। एक हम जो एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो हम भी अप्रोच कर लेते हैं उनको एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो क्योंकि विदेशों में आप जैसे अमेरिका की बात करो तो ज़्यादातर अमेरिकन साइट होंगी या यूरोपियन साइट होंगी, तो अमेरिका और यूरोप में जो डिटेक्टिव, जो प्राइवेट डिटेक्टिव, वो लीगल होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है, और वहाँ पे डिटेक्टिव को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जैसे मैं भी अगर एज अ डिटेक्टिव अमेरिका जाता हूँ सम टाइम, तो अगर मेरे को कोई शो देखना है लेट्स सपोज, तो उसमें पुलिस को और डिटेक्टिव को 25% छूट मिलती है। मान लो $100 का कोई शो है, तो मेरे से वो $75 लेंगे, मैं उनको कार्ड दूंगा अपना डिटेक्टिव वाला, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे से $75 लेंगे। तो इस तरीके से है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी,
कि भाई ये मतलब एक लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा है तो इसको हेल्प किया जाए। तो अगर आप उन कंट्रीज़ में साइट्स हैं तो वो अगर हम एज अ डिटेक्टिव अपनी मेल से, ऑफिशियल मेल से उनको मेल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप क्राइम ब्रांच की हेल्प लेते हैं, मतलब आपके पास खुद की टीम में हैकर्स या फिर उस टाइप के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो ऑनलाइन किसी को हैक कर लें या किसी की लोकेशन पता लगवा लें? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है। हम जो केस, मान लो एफआईआर दर्ज हो गई तो हम जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है हम उनके साथ लाइजन कर लेते हैं। उनको कहते हैं कि भी देखो जो आप जो कर सकते हो आप कर लो, जो हमारे से कराना है आपने, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है तो आप हमसे करा लो। पर्पज़ है हमारा कि क्लाइंट की हेल्प होनी चाहिए, तो हम लाइजन करके उनको काम कर देते हैं उनका। कोई सर ऐसा भी है कोई मतलब पैसा वैसा इन्वॉल्व हो किसी का, तो उस केस में भी बुलाया गया आपको साइबर क्राइम के थ्रू? साइबर क्राइम में आजकल जैसे बड़ा चल रहा है, जैसे जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं, तो डेटिंग ऐप में क्या होता है कि 2-3 तरीके के फ्रॉड होते हैं। 18 साल से 25-23 साल की जो लड़कियां हैं वो कैसे फ्रॉड करती है कि अपनी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो डालेंगी, ठीक है, कोई लड़का उनको लाइक करेगा, फिर वो बातचीत करेंगी, फिर उनको मिलने के लिए बुलाएंगी, ठीक है। तो मिलने के लिए बुलाएंगी तो वो किसी कैफ़े में ले जाएंगी उनको। अब कैफ़े वाले जब कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ पे 2 मेन्यू कार्ड होंगे, एक आपके लिए होगा, एक दूसरे कस्टमर्स के लिए होगा, जो आपको उस समय पता नहीं चलेगा। तो आप कैफ़े में गए, आपको मेन्यू कार्ड दिया और उसने अपना खाया पिया, आपने भी खाया पिया, और पता चला उसका 15,000 रुपये बिल आ गया, ठीक है। और वो 15,000 का बिल होता नहीं है, बेसिकली वो 3-4 हज़ार रुपये का बिल होता है। आपने खाया 3-4 हज़ार का, लेकिन आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा क्योंकि वो वैसे लिखा हुआ है उसमें। अब लड़की बाद में वो चली जाती है, वो उनका कमीशन सेट होता है, कमीशन वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लड़की और कैफे वाले का? हाँ, लड़की और ये कैफे। क्या चीज़ पता लगी? ये तो नया स्कैम चल रहा है। ये स्कैम बहुत 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 मतलब मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत है। तो मैं आपके सब्सक्राइबर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि कैफ़े में जाओ, 2 सारे मेन्यू कार्ड देखो। नहीं, कैफ़े में नहीं, आप अगर किसी लड़की से जाओ ही online मत, अपनी जगह ले जाओ अपने, हाँ, अगर आप बुलाते हो तो आप कोई जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे है या कोई ऐसा आप मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप खुद जाते रहते हो, आपको पता है, तो वहाँ पे आप मीटिंग पब्लिक प्लेस पे कर सकते हो। आप किसी की जगह पे क्यों जाते हो? तो लाइक दैट। तो वैसे भी ऑनलाइन जो डेटिंग साइट है उसमें जो भी और कैसे स्कैम चल रहे हैं सर? और जो 27 साल से लेकर के 35 साल तक की लड़कियां वहाँ होती हैं जो डेटिंग करने के लिए आ रही होती, ज़्यादातर लड़कियां जेन्युइन भी होती हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेन्युइन लड़कियां या लड़के कम होते हैं, स्कैम करने वाले ज़्यादा, स्कैमर्स ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको ट्रेडिंग में फंसाएंगे। वो आपसे कुछ दिन तक बात करते रहेंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि अच्छा आपका ख़र्चा कैसे चलता है, आप कैसे पैसा कमाते हो, आप पैसा सेव कैसे करते हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं, मैंने तो आज देखो इतना पैसा कमा लिया। वो अपनी मर्सिडीज़ की फ़ोटो भेजेगी या किसी ऐसी गाड़ी की फ़ोटो भेजेगी या ऐसे 5 स्टार की फ़ोटो भेजेगी कि मैं अपनी सहेली के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, आज मैंने इतने डॉलर कमा लिए या इतना पैसा कमा लिया। तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आप बातचीत में आपको लगेगा वो आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रही है, आपसे कुछ नहीं मांग रही है वो, तो आपको लगेगा ये तो जेन्युइन लड़की है, ये मेरे से कुछ मांग थोड़ी रही है, ठीक है। तो आप उससे बात करोगे, बात करते 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 फिर वो आप बोलेगी कि अच्छा ऐसा करो, तुम एक मैं आपको ऐप बताती हूँ, उस पर अपना अकाउंट बना लो, तुम खुद ट्रेडिंग करो, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। आपको ऐप भेजेगी, आप डाउनलोड करोगे उसको, आप कुछ पैसे लगाओगे, 1000, 2000, 10,000, जितनी भी आपकी समझ है उतना पैसा लगाओगे, फिर वो पैसा धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए मिलेगा, ठीक है। 1000 रुपये लगाया, आपको 4 दिन पता चलेगा कि 1200 रुपया हो गया आपका। 2000 रुपये लगाया, पता चले 3000 रुपया हो गया, तो आपको मज़ा आने लगेगा। जब आपको मज़ा आएगा तो वो और पैसे खर्चवाएगी आपसे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जो अभी मेरे पास केस आया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है वो, उन्होंने 1,44,00,000 रुपये ऐसे ख़राब कर दिया अपना, 1 करोड़ ऐसे ट्रेडिंग में, इसी ट्रेडिंग में। और ये पैसा गायब कब होता है? पैसा गायब जब होता है जब आप बहुत पैसा लगा देते हो, क्योंकि जब कोई लड़की आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर रही है तो वो आपकी औकात के बारे में समझ जाती है, आपकी हैसियत के बारे में समझ जाती है कि आप कितने पानी में हो, आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, 1,00,000 रुपया होगा या 1 करोड़ रुपया होगा या 10 करोड़ रुपया होगा, तो उसको आइडिया लग जाता है। तो वो एक अपना अपर लिमिट बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा ये इन्वेस्ट करेगा
उसके बाद इसको काट देना है। और जिस दिन वो कर देगा इन्वेस्ट उस दिन मैं वो इसको हाँ, उस दिन के बाद क्या है कि अगर और आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा तो वो चलता रहेगा आपका, लेकिन जिस दिन आपने निकालना की सोची उसी दिन वो ब्लॉक कर देंगे आप, क्योंकि वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं एक्चुअली। तो ट्रेडिंग और लड़की मिली हुई है इस वो सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं बस, वो कि आज 1000 का 1200 हो गया। बैकएंड पे टीम बैठी हुई है, तो बैकएंड पे जो टीम बैठी है वो मैनेज कर रही है उसको, वो आपको नंबर दिखा रही है, जबकि वो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है। और जहाँ पर पैसा डाला है उस ऐप में वो सारा पैसा गया उनके पास ही है। उनके पास ही गया, वो उनके अकाउंट में गया पैसा। आपको लग रहा है कि ये सेबी से रजिस्टर्ड होगा या इससे रजिस्टर्ड होगा, वो रजिस्टर्ड होता ही नहीं है कुछ भी। अगर आप उसकी वेरिफिकेशन कर लेते पहले तो फंसते ही नहीं, लेकिन लोग करते नहीं। अगले कहते चलो ऐप पे तो लगा रहा हूँ, इसको थोड़ी दे रहा हूँ, ये थोड़ी मांग रही है मेरे से पैसा। तो लोग इस बुलेखे में रहते हैं और अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें। और ये चल रहा है, लिंक्डइन पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, डेटिंग ऐप पे चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बाप रे। क्रेजी भाई, ये क्या चल रहा है। और तीसरे तरीके का भी बता रहे थे आप। तीसरे तरीके का डिजिटल अरेस्ट करते हैं लोग। जनरली अरेस्ट ऐसे करते हैं कि आपके पास एक कॉल आया, आपसे पूछा कि आपका एक पार्सल था वो हमें मिला है, ठीक है, और हम जो है सीबीआई से बोल रहे हैं या कस्टम से बोल रहे हैं। कस्टम से पहले बोलते कि कस्टम से बोल रहे हैं, आपके नाम का एक पार्सल था। तो आपने कहा यार मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया, भाई तुम्हारा ही नाम लिखा है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारा ये एड्रेस है। अब सारा कुछ वो सही बताएगा, क्योंकि पहले होमवर्क करके बैठे हैं वो आपका, वो सारा सही बताया। आपको लगे हाँ यार ये तो मेरा ही नाम है, भैया तुम्हारे नाम से पार्सल है, और पार्सल को चेक किया, इसमें ड्रग्स मिली है, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो कहेंगे देखो फ़ोन मत काटना, ठीक है, बात करते रहो, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। तो वो आपको इस तरीके की बातों में उलझा लेते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने फ़ोन काटा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, या किसी ने फंसाने की कोशिश की है। तो उसको कहते हैं हम डिजिटल अरेस्ट। अभी आज ही पेपर में न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर कोई लॉ लेके आने वाली है डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। और इसमें लोग सुसाइड भी कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट होके, और इसमें अपना बहुत पैसा भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब 2-2, 3-3 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट रखते हैं, और उस दौरान वो पैसा खींचते रहते हैं आपसे, और वो बात करते रहते हैं आपसे। और कभी सीबीआई बन करके, कभी आईबी बन करके, कभी कस्टम बन करके, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, उस तरीके से आपसे पैसा लेते रहते हैं वो। तो इस तरीके के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। तो इसलिए मतलब एडवाइजेबल है कि कोई भी लिंक जो है वो डाउनलोड ना किया जाए, या कोई ऐप देख करके उसको मतलब रिस्पॉन्ड रैंडम एड्स देखकर किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें और किसी भी उसमें ना फंसे। हालांकि फेसबुक कहता है, इंस्टाग्राम भी कहता है कि हम जो है मतलब उनकी पॉलिसीज़ बड़ी सख्त हैं ऐड की, बट ये जो स्कैमर हैं ये उनके भी बाप हैं। सही बात। और ये क्योंकि स्कैम तो इधर से ही हो रहा है, प्लेटफॉर्म तो यही है। तो प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म भी उतना ही दोषी है जितने वो लोग दोषी हैं। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है कार्रवाई, चल रहा है मामला। अच्छा सर, एक चीज़ और बता रहे थे आप कि आजकल जैसे ऐसा हो रहा है कि गर्लफ्रेंड मतलब वाइफ तो है ही घर पे अपना शांत, लेकिन हस्बैंड लोग जो है गर्लफ्रेंड की वो करवा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। ये क्या सीन चल रहा है? तो वो सीन ये है कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपना पूजा पाठ में लगी रहती हैं, और उन्हें पता होता है कि मेरा पति है, उनको लेना देना नहीं है बेसिकली कुछ। एक्चुअली बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, मतलब अभी कोर्ट ने कहा कि हाउसवाइफ नहीं बोलना, होम मेकर बोलना उनको, ठीक है। तो हाउसवाइफ थोड़ा सा अच्छा वर्ड नहीं लगता, तो होम मेकर बोलेंगे हम उनको। तो होम मेकर जो है वो अपने घर में रहती हैं, पूजा पाठ, अब 5-7-10 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब उनको लगता है कि जो गृहस्थी है वो पूरी हो गई। एक अच्छा पति है, कमाने वाला, सास ससुर है, अच्छा घर है, 2 बच्चे हो गए, वो पढ़ रहे हैं, तो अब उनके जो फ़र्ज़ हैं वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब वो अपना पूजा पाठ में लगी हुई हैं, तो उनका जो है फ़िज़िकल इंटीमेसी जो है पति के साथ नहीं है। तो इस वजह से जो पति लोग हैं वो बाहर जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बनाते हैं। और अब गर्लफ्रेंड जो होगी, मान लो कोई 45-50 साल का बंदा है, तो वो गर्लफ्रेंड 40-45 साल की तो बनाएगा नहीं, तो वो गर्लफ्रेंड बनेगी जो शुगर डैडी तलाश कर रही होगी, या
मतलब इस तरीके का 25 साल की लड़की होगी, 30 साल की लड़की होगी, वो बनाएगी अपना बॉयफ्रेंड, वो पैसे वैसे देगा उनको, अपना उनके खर्चे पूरे करेगा, कॉलेज की फ़ीस देगा, उनकी MBA कराएगा और ये सारी चीज़ें करेगा। तो हाँ, मतलब जितनी भी जो भी ज़रूरत होती है उनकी आपस में, उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो करेंगे। तो उस तरीके से उनकी अपनी दोस्ती चलती रहती है। मतलब इसको हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी बोलते हैं, FWB भी बोलते हैं तो आजकल की लैंग्वेज में, तो वो उनका चलता रहता है। टर्म सारे पता है आपको? टर्म्स तो पता ही होंगे। हाँ ठीक है। तो उनका वो चलता रहता है। तो अब जो 50 साल का इंसान है, उसकी गर्लफ्रेंड 25 साल की है और वो उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है, तो उसको लगता है, जब वो टाइम कई बार नहीं देती, रिलेशनशिप पुराना हो गया, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए, अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गई लड़की और कहती भाई अब मेरे पे डाउट नहीं करेगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है कि भाई तू मेरे साथ रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी, मैं तेरी ज़रूरतें पूरी करूँगा, तू मेरी ज़रूरतें पे, मतलब यही होता है जनरली। तो अब वो फिर जब देखती है कि भाई उसको एक इंटीमेसी, प्यार भी चाहिए, एक अपनापन भी चाहिए उसको, फिज़िकल नीड के अलावा उसको इमोशनल नीड भी होती है जो शायद वो बंदा नहीं दे पाता उसको, क्योंकि उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, अपने घर भी जा रहा है, बिज़नेस भी कर रहा है, उतना टाइम नहीं दे पा रहा, उतनी इमोशनल टच नहीं है उसके साथ उसका। तो वो फिर दोस्त बनाती है अपने। दोस्त बनाती क्या, दोस्त पीछे पड़े होते हैं आसपास के लड़के, अगर लड़की सुंदर है तो पीछे पड़े होते हैं, तो वो उसमें से देख लेती है कि किसको अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, वो बनाती है, तो उसके साथ चक्कर चलता है। तो जब उसके साथ चक्कर चलता है तो जाहिर सी बात है कि जो पहला आदमी है तो उसको तो निगलेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, तो वो उसको पता चलेगा, तो वो फिर हमारे पास आएगा कि देखो जी मेरी गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, तो इसके बारे में बताओ क्या चल रहा है। तो इस तरीके के केसेस ज़्यादा हैं। क्लियर पिक्चर दे देते हो, तो उसके बाद कभी आप तक ऐसी बात आई है कि उसने अग्रेशन में ये कर दिया उसके साथ, या कुछ बहुत गलत एक्शन ले लिया, जैसे वायलेंस हो गई, ऐसा कभी आप तक बात आई है? नहीं, हमारे तक इसलिए नहीं बात आती क्योंकि हमने जो रिपोर्ट देनी होती है हम दे देते हैं, जो हमने इन्वेस्टिगेट, हम तो देखो सच्चाई का पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है रिश्ते में, तो सच्चाई का पता लगाया, वो हमने रिपोर्ट दे दी, अब वो जाने, उनका काम जाने, अब हमने क्या करना उसमें जान के। ना तो हम उनको फॉलो करते हैं, कि हम पूछते भी नहीं हैं उनको, कहीं मिल भी जाएंगे तो हम उनको पहचानेंगे भी नहीं अपने क्लाइंट को। अच्छा। क्योंकि हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है क्लाइंट के साथ कि हमने क्लाइंट की कोई भी बातचीत इधर उधर नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। वो एक मतलब एथिक्स में आता है हमारे कि डिटेक्टिव ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे क्लाइंट का ट्रस्ट ख़राब हो। तो इसलिए अगर कभी हमें मिलता भी है कोई क्लाइंट, दिखता भी है, मान लो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई क्लाइंट दिख जाए तो मैं उसको पहचानूंगा। अगर उसने मेरे को बुला लिया, हाय हेलो कर लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं पहचानूंगा उसको। तो मेरी जो जॉब है वो मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं अपने क्लाइंट को केस करने के बाद रिकॉग्नाइज़ करूँ। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, एंड उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और बस हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको नए नए टॉपिक्स के साथ, नए नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखो भाई, आसपास आप भी खुद अवेयर हो जाओ, और जैसा सर ने बताया था भाई, शादी से पहले देख भाल के शादी करो, क्योंकि शादी के बाद सेपरेशन भी मुश्किल है, और करना भी नहीं चाहिए यार, डिवोर्स विवोर्स के चक्कर में क्यों पड़ना है, चीटिंग वीटिंग करनी भी नहीं चाहिए, और अगर आप पर हो रही है तो पता लगाना भी ज़रूरी है। तो चलो हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक ओके जी, बाय बाय। सतर्क रहे, सावधान सावधान रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।